हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो 12th में हैं और जिनको 2023 बोर्ड एग्जाम देना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स के उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर के साथ बताऊंगा जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम का बहुत कम टाइम बचा है, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है 2023 बोर्ड एग्जाम, उसमें बहुत कम समय बचा है। ऐसे में हम कम से कम समय में फिजिक्स की तैयारी कैसे करें ताकि हम 90% प्लस मार्क लेकर आ सकें। ठीक है, तो देखिए इसीलिए मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये वीडियो लेकर, ये सीरीज लेकर आता रहता हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकें। देखिए स्टूडेंट, अगर आपने मान लीजिए चैप्टर्स अच्छे से आप नहीं पढ़ पाए हैं, फिर भी अगर आप उन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप आसानी से 90% प्लस मार्क अचीव कर सकते हैं। लेकिन आपको चैप्टर्स को पढ़ना जरूर है। ठीक है, और क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही रहा हूं, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, जो कुछ मैं आपको बताता हूं वो नोट कर लेंगे, तो आप आसानी से अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। अब इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यानी कि जो हमारा विद्युत विभव होता है, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, इसको कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक आपको बताना है। अब देखिए 1 नंबर में ये क्वेश्चन तो आना ही आना है, 2 नंबर में भी आ सकता है और आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए क्या कौन कौन से वो कारक हैं। किसी चालक का विभव निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करता है। यानी कि कोई भी चालक है, मान लीजिए चालक जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सके, अब इसका जो विभव होता है, किसी भी चालक का विभव, वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहले चालक के आवेश पर, यानी कि जो ये चालक हमने लिया है, मान लीजिए लोहा मैंने ले लिया, चलिए चालक की जगह पर मैंने लोहा ले लिया। ठीक है, अब इसमें कितने आवेश हैं। ठीक है, चालक के आवेश पर भी ये डिपेंड करता है कि इसमें जो आवेश हैं वो कितने हैं। ठीक है, समझ में आया। उसके बाद में देखिए चालक के आकार पर, इस चालक के आकार पर भी विद्युत विभव निर्भर करता है। तीसरा है चालक के चारों ओर के माध्यम पर, यानी कि जहां चालक रखा है इसके चारों ओर का माध्यम कैसा है, इस पर भी विद्युत विभव डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा एक एक। चौथा देखिए अन्य चालक की उपस्थिति पर, यानी कि जो ये चालक है क्या इसके आसपास कोई अन्य चालक भी उपस्थित है, उसकी उपस्थिति पर भी ये डिपेंड करता है। तो किसी चालक का जो विद्युत विभव होता है वो 4 कारकों पर निर्भर करता है। चालक के आवेश पर यानी कि चार्ज पर, चालक के आकार पर, चालक के चारों ओर के माध्यम पर एंड चालकों की उपस्थिति पर। ठीक है, इन चारों पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल सा हमने आंसर भी लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व का फार्मूला लिखिए। ठीक है, यानी कि ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो देखिए एक फार्मूला मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था, स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मैंने एक फार्मूला आपको बताया था, स्मॉल u इक्वल टू, ठीक है, ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल u से। स्मॉल u इक्वल टू होता है 1/2 k इंटू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब जूल प्रति मीटर क्यूब, यहां पर लिख दीजिएगा जूल प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि मात्रक के साथ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो ये आपका फार्मूला होता है ऊर्जा घनत्व का। अब यहां पर तो आपको ये पता ही है कि ये क्या है, देखिए U क्या है, ये ऊर्जा घनत्व है। ठीक है, क्या है, ऊर्जा घनत्व। K क्या है, ये माध्यम का परावैद्युतांक है, K परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, और E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था कूलाम के नियम में, तो निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। ठीक है, एंड हमारा E क्या है, E है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को भी, ठीक है। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला समझ में आया, U = 1/2 K × ε0 E² जूल प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। नोट कर लिए स्टूडेंट, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका इसी से रिलेटेड है, यानी कि एक अलग सा क्वेश्चन है, ये भी आपके सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का। देखिए क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक लिखिए तथा प्रतीकों का अर्थ बताइए, ठीक है। यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला क्या होगा। और जब मैं आपको सेकंड चैप्टर पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आप कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हाउ टू प्रूफ, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सिंपल सा है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, तो धारिता को हम डिनोट करते हैं C से, कैपेसिटेंस, ठीक है। तो C = फॉर्मूला होगा, आप हेडिंग भी डाल सकते हैं, यहां पर मैं डाल देता हूं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, की धारिता, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा C = ε0 A/d, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का। अब यहां पर सब कुछ आपको पता ही है, C क्या है, ये धारिता है, ε0 क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता, अभी मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। D क्या है, प्लेटों के बीच की दूरी, D क्या है, D मैं यहां पर लिख देता हूं, D = प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, यानी कि समांतर प्लेट है ना, दो प्लेटें होंगी तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो बीच की दूरी होती है, वही होती है D, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, A है एरिया, ठीक है, यानी कि क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इजी था, सिर्फ आपको फॉर्मूला लिखना था और प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताना था। ε0 पता ही है, निर्वात की विद्युतशीलता, लिख दीजिएगा ε0 = निर्वात की विद्युतशीलता। A क्या है, प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो A भी मैं लिख देता हूं, A = प्लेटों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना है, क्योंकि लिखा है प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ बताइए, यानी कि आपको जो इसमें प्रतीक लिए गए हैं, जो इसमें राशियां, उसका आपको अर्थ बताना, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, थर्ड क्वेश्चन। अब चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है और इसका सिर्फ डेफिनेशन आता है, यानी कि सिर्फ इसकी परिभाषा ही बोर्ड एग्जाम में आती है। जैसे देखिए, परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए, यानी कि आपको बताना है कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है एंड भंजक विभवांतर। तो सिर्फ डेफिनेशन आप याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर होता है जो उस पदार्थ के भंजन हुए बिना उस पदार्थ पर लगाया जाता है। देखिए, इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको बता दूं, आपको तुरंत याद हो जाए, ठीक है। इसको आपको समझना होगा, याद करना होगा कि किसी पदार्थ की परावैद्युत सामर्थ्य विद्युत क्षेत्र के उस अधिकतम मान के बराबर है जो उस पदार्थ के भंजन हुए बिना उस पदार्थ पर लगाया जाता है। दूसरा डेफिनेशन हमारा क्या होगा, भंजक विभवांतर का। देखिए, किसी पदार्थ के भंजन हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए विद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा, समझना होगा, क्योंकि डेफिनेशन सिर्फ है, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, जो मैं आपको बता दूंगा आपको याद हो जाएगा। तो ये आप समझ जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आपको इसको पढ़कर जाना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा देखते हैं 5 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन है एक न्यूमेरिकल आपके फिजिक्स का, ठीक है। किस चैप्टर का है, देखिए ये क्या लगे हुए हैं, संधारित्र लगे हुए हैं, ठीक है, कैपेसिटर्स। तो ये आपके है सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल, ठीक है। अभी हम थर्ड चैप्टर के भी न्यूमेरिकल को पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूमेरिकल में क्या है, निम्न परिपथ में बिंदुओं A तथा B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको ये बिंदु ये है, ये बिंदु B है, इनके बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। अब इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें कौन सा जो हमारा संधारित्र वो श्रेणी क्रम में है, कौन सा समांतर क्रम में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें श्रेणी क्रम में कौन सा होगा, ये आपका है 200
माइक्रोफैरड, ये है 200 माइक्रोफैरड। इसका जो दूसरा प्लेट है इसके पहले प्लेट से डायरेक्टली अटैच है, तो ये आपका श्रेणी क्रम में होगा, सिंपल सा है। अब देखिए यहाँ पर ये है 100 माइक्रोफैरड का, ठीक है। तो ये जब इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो जो आएगा उसको और इसको समांतर क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है। फिर जो आएगा उसको और इस 100 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि ए और बी यहाँ पर है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर एक हम इसको मान लेते हैं, चलिए, ठीक है, एक को मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं C1, इसको मान लेते हैं C2, इसको मान लेते हैं C3 एंड इसको मान लेते हैं हम C4, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो सबसे पहले जो कुछ दिया गया उसको लिख देंगे C1 C2 करके। C1 इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। उसके बाद में C2 इक्वल टू हमें दिया गया है कितना, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। C3 इक्वल टू कितना दिया गया, 100 माइक्रोफैरड, तो 100 लिख देंगे, ठीक है। C4 की वैल्यू भी दी गई है 100 माइक्रोफैरड, तो दैट्स 100 माइक्रोफैरड। अब सिंपल सा है, C1 एंड C2 इज द सीरीज इन सीरीज, ठीक है, यानी कि ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सीरीज में, ठीक है। तो C1 और C2 को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आपको श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाना होगा। तो लिखते हैं, चलिए, C1 तथा C2 संधारित्र, थोड़ा छोटा मैं लिख रहा हूं, आपको ध्यान देना। C1 तथा C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, ठीक है। ये होता है श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। बस यहीं पर हम रख देंगे वैल्यूज को, क्या लिखेंगे, C1 की वैल्यू रख देंगे, तो 1/C इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, 200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस C2 की वैल्यू भी है 200, ठीक है, दोनों हो गया। अब यहाँ पर एक काम करना है आपको, 200 में से कितना एलसीएम हो जाएगा, ये 200 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, 1 + 1। देखिए नीचे क्या है, अगर नीचे हर बराबर है तो ऊपर का आपस में जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/C इक्वल टू 2/200, 2/200, ठीक है। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो C इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं 200/2। देखिए जब C को ऊपर लाएंगे 1 को नीचे ले जाएंगे तो 200 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, या आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये आ जाएगा C इक्वल टू, इसको कट करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो C इक्वल टू हमारा आ गया 100 माइक्रोफैरड, ठीक है, 100 माइक्रोफैरड। तो ये तो हमारा आ गया क्या, ये हमारा आ गया जब हमने C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ा, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है, अब ये इन दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो वो तो 100 माइक्रोफैरड आ गया। अब जो C है और C3 होगा ये समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे साइड में यहाँ पर, ठीक है, C तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, ठीक है। C तथा C3 क्या होंगे, समांतर क्रम में होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए इन दोनों को जब मैंने जोड़ा श्रेणी क्रम में तो 100 आया, ठीक है। अब 100 और 100 ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो यहाँ पर हम मानेंगे एक को C डैश, क्योंकि C हमने मान रखा है, तो C डैश इक्वल टू हो जाएगा C + C3, क्योंकि C इक्वल टू समांतर क्रम में फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू C1 + C2 + C3 C4 जो भी हो, ठीक है। तो यहाँ पर C डैश इक्वल टू हमारा आ जाएगा 100, इसकी वैल्यू है C की, और C3 की वैल्यू भी 100 है, दोनों जुड़ जाएंगे तो C डैश इक्वल टू आ जाएगा 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। अब देखिए हमारा पहले इसको मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो आया 100, अब 100 और 100 को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। अब ये चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपका A है, ये B है, ठीक है, ये बिंदु ये है, ये बिंदु B है, थोड़ा छोटा मैं बना रहा हूँ, और यहाँ पर आपका, चलिए फिर से मैं बना देता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर एक संधारित्र हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ये आपका हो जाएगा बिंदु A और बिंदु B, ठीक है। देखिए बिंदु A और B, ठीक है। अब यहाँ से आपका आ गया ये C4 है, C4 ऐसे रहेगा,
अब ये देखिए, ठीक है, तो ये किस क्रम में है, देखिए यहाँ पर ए और बी है, यानी कि इसका जो प्लेट पहला प्लेट है इसके पहले प्लेट से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो अब ये दोनों हो जाएंगे श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जब हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 100 आया, 100 हमने जोड़ा तो 200 आया। अब यहाँ पर ये 200 माइक्रोफैरड है, 200 माइक्रोफैरड, और ये आपका है 100 माइक्रोफैरड C4। अब ये दोनों होंगे श्रेणी क्रम में, ठीक है, यानी कि C' और C4 जो है ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो चलिए लिखते हैं साइड में, ठीक है, या फिर मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। देखिए चलिए यहां पर हम सॉल्व कर देते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। अब चलिए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं हम। तो देखिए हमारा हो जाएगा C' तथा C4, ठीक है, संधारित्र C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। देखिए जो मैंने अभी इरेज किया उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पहला स्टेप था, उसके बाद में हमने C' निकाला। अब जो C' है और C4 है ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेंगे 1/C, हमने हम ऑलरेडी ले चुके हैं, C' भी ले चुके हैं। अब हम लेंगे C', ठीक है, नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। तो C' इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C4, ठीक है। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा धारिता आ जाएगी। तो 1/C" इक्वल टू 1/C' है, ठीक है। C' की वैल्यू कितनी है, देखिए C' की वैल्यू है 200, तो इसको लिख देंगे 200, और प्लस 1/C4 की वैल्यू है 100। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा। देखिए 200 और 100 का एलसीएम लेंगे तो 200 आएगा, 200 जो 200, 1 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, प्लस 100 2 जा 200, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1/C' इक्वल टू हमारा आ गया C' इक्वल टू 3/200, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से अगर हम C' निकालें तो देखिए हम गुणा भी कर सकते हैं तिरछा, तो ये हो जाएगा 3C" इक्वल टू 200, ठीक है। अब यहाँ से C' जो हमारा आया वो कितना आया, 200 इंटू इधर 3, देखिए मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, यही हमारा आंसर है C' इक्वल टू 200/3 माइक्रोफैरड। देखिए डिवाइडेशन में भी आ सकता है, यानी कि अपान में भी आ सकता है, भाग में भी, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका आंसर ऐसे ही आए 200 माइक्रोफैरड, 100 माइक्रोफैरड, ऐसा भी हो सकता है कि 200/3 माइक्रोफैरड भी आ सकता है। आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे, या फिर इतना ही आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था, पहले हमें इन दोनों को C1 C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना था, फिर जो आता है उसको और C3 को समांतर क्रम में, फिर जब आता है जो C' आया उसको और C4 को फिर से श्रेणी क्रम में जोड़ना था। हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 200/3 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था आपके 2nd चैप्टर से। अब हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 3rd चैप्टर का न्यूमेरिकल है, विद्युत धारा का, ठीक है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये आपके 3rd चैप्टर का क्वेश्चन है, विद्युत धारा चैप्टर का, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा उसमें क्या थे, उसमें संधारित्र लगे थे, बट इसमें क्या है, प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है। तो देखिए संलग्न चित्र में बिंदु ए व डी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, यानी कि ए और डी के बीच आपको तुल्य धारिता निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो ये भी सिंपल सा है, इसमें भी कई प्रतिरोध लगे हैं। देखिए ये आपका प्रतिरोध है 3 ओम का, ये भी 3 ओम का है, ठीक है, और ये 6 ओम का प्रतिरोध है, ये 3 ओम का है, 3 ओम का। तो इनको हम नामकरण इनका कर देते हैं, कर देंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसको मान लेते हैं C1, इसको सॉरी R1, क्योंकि ये आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध को हम R से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम मानेंगे R1, इसको मान लेंगे R2, ठीक है। ये दोनों R1 R2 हो गए। अब इसको मान लेंगे R3, इसको ले लेंगे R4 और इसको ले लेंगे R5, ठीक है। तो ये हमारे 5 प्रतिरोध लगे हुए हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देना है, चलिए मैं लिख देता हूँ जो कुछ है, तब बताता हूँ कि कौन सा श्रेणी में है, कौन सा समांतर में है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, R2 की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 ओम है, ठीक है। R3 की वैल्यू कितनी है, ये भी 3 ओम है, लगभग सभी 3 ओम के हैं, और R4 की वैल्यू जो है ये भी 3 है, एंड R5 जो हमने लिया है इसकी वैल्यू डिफरेंट है, 6 ओम है,
कितना है 6 ओम, ये देखिए ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले देखिए जो R1 और R2 है ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से जुड़े हुए हैं ठीक है, तो ये श्रेणी क्रम में होंगे। और R3 और R4 जो है ये भी श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले हम R1 और R2 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, फिर R3 R4 को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, फिर जो आएगा ठीक है, R1 और R2 को जोड़ने पर जो आता है वो, और जो R3 R4 को जोड़ने पर आता है वो, उनको और ये 6 ओम इनको हम समांतर क्रम में ऐड कर देंगे ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में हैं ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिरोध R1 तथा R2 श्रेणी क्रम में है। तो बहुत ही इजी है, श्रेणी क्रम में है ठीक है। तो कैसे इसको ऐड करेंगे, देखिए R1 R2 श्रेणी क्रम में है तो इसका फॉर्मूला देखिए, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जितने भी प्रतिरोध हैं उनको आपको जोड़ देना है ठीक है। जबकि श्रेणी क्रम में संधारित्र में क्या होता था 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड प्लस 1/C3 ठीक है। बट यहाँ पर हमें डिफरेंट तरीके से फॉर्मूला मिलेगा ठीक है। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो वैल्यू जो दिया गया है उसको रख देंगे। R इक्वल टू हमारा हो जाएगा R1 प्लस R2, दोनों की वैल्यू 3 है तो 3 प्लस 3, तो R इक्वल टू हमारा हो जाएगा 6 ओम आ गया ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, हमने R1 और R2 को तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, बट R3 और R4 भी श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी लिखेंगे कि R3 तथा R4 ठीक है। प्रतिरोध R3 तथा R4 श्रेणी क्रम में है ठीक है। सीरीज में ये भी है, श्रेणी क्रम में है ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लगा देंगे, वही सेम फॉर्मूला जो उसमें मैंने लगाया, बट यहाँ पर R हमने ऑलरेडी मान रखा है, इसको R डैश मान लेते हैं। R डैश इक्वल टू R3 प्लस R4। अब R3 की वैल्यू है 3, R4 की वैल्यू भी है 3, तो R डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों जुड़ जाएंगे 6 ओम आ जाएगा ठीक है। तो ये हमारा हो गया R और R डैश ठीक है। तो हमने इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 6 ओम आया, इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 6 ओम आया ठीक है। अब जो 6R है, R डैश है ये, और जो R5 हमने माना है, ये तीनों अब श्रेणी समांतर क्रम में हो जाएंगे ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसका वायर अलग है ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइड में कि R डैश एंड R5 ठीक है। R5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है ठीक है। तो सिंपल सा है, समांतर क्रम में होंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, मैंने बताया था R इक्वल टू 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बट यहाँ पर R1 R2 नहीं है, हमारे पास R है, R डैश है, R5 है। तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे फॉर्मूला इसका, देखिए 1/R, देखिए R तो हमने ऑलरेडी मान रखा है, R डैश भी मान रखा, तो R डबल डैश इसको मान लेते हैं ठीक है। नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/R प्लस 1/R डैश एंड प्लस 1/R5 ठीक है। बस इसी को ऐड कर देंगे सभी को एक में, तो हमारा हो जाएगा 1/R डबल डैश इक्वल टू 1/, सबकी वैल्यू 6 है और इसकी वैल्यू भी R5 की भी 6 है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, इसी को सॉल्व कर लेंगे हम। तो ये हमारा आ जाएगा 1/R डैश इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 1 + 1 ठीक है। 1 + 1 + 1/6, क्योंकि नीचे बराबर है सभी तो ऊपर आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/6। बस इसी को हम सॉल्व कर लेंगे ठीक है। साइड में मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा R डैश इक्वल टू हो जाएगा, देखिए R डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये भी ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो 6/3। या आप गुणा भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि 3 का R डैश से गुणा होगा एंड 6 का 1 से ठीक है। जब आप इधर लाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो R डैश इक्वल टू जो हमारा आंसर आया वो आ गया 2 ओम ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है, यही हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। तो सिंपल सा है, जैसे ये परिपथ था इसमें 5 प्रतिरोध लगे थे 5 ठीक है। तो इसमें R1 R2 को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ा, R3 R4 को भी श्रेणी क्रम में जोड़ा, फिर जो आया ठीक है R डैश एंड R5 जो हमारा था इसको समांतर क्रम में ऐड कर दिया,
2 ओम हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं, अगर आपको फॉर्मूला पता है बहुत ही आसानी से आप न्यूमेरिकल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। और यही हमारा आज के सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आई होप कि इसमें जितने भी टॉपिक्स मैंने आपको बताए, न्यूमेरिकल्स बताए, वो सभी आपको समझ में आ चुके होंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताएं। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।